रीतिकाल पढ़ रहे थे हम लोग, और रीतिकाल में हम रीतिबद्ध कवियों को देख रहे थे। और रीतिबद्ध कवियों को पढ़ते हुए हम आज जिस कवि की बात करेंगे वे हैं हमारे मतीराम। ठीक है, मतीराम की बात करेंगे हम। मतीराम के, क्योंकि ये भूषण और चिंतामणि के भाई थे, है ना, तो जहाँ भूषण का जन्म हो रहा है, जहाँ पर चिंतामणि का जन्म हो रहा है, वहीं पर जो है मतीराम का भी जन्म होगा, क्योंकि ये तीनों भाई हैं। ठीक है, कब हुआ इनका जन्म? अगर इनका जन्म देखें तो 1603 ईस्वी में हुआ। और ऐसा कहते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है, कि ये 1603 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। मगर डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि इनका जन्म जो है 1604 ईस्वी में हुआ है। ये किसका विचार है? ये डॉक्टर नगेंद्र का विचार है। मगर सर्वमान्य मत जो है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ही है। विद्वान ये स्वीकार करते हैं कि मतीराम का जो जन्म है वो 1603 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? तो आप जानते ही हैं, चिंतामणि का भी कानपुर में होता है, भूषण का भी कानपुर में होता है, और इनका भी, मतीराम क्योंकि उनके भाई हैं तो ये भी कानपुर में तिकवापुर एक जगह थी, वहाँ जो है इनका जन्म होता है, कानपुर। ठीक है, और लगभग ये सेंचुरी ही लगा देते, 2 साल कम रह गई, यानी 1701 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। 98 ईयर्स लगभग इन्होंने जीवन जिया, तो अच्छी खासी लंबी उम्र हुई इनकी मतीराम की। देखिए, मतीराम के बारे में जो हम पिछले कथनों में विचार कर रहे थे, जब हम पद्माकर को पढ़ रहे थे, हाँ, वहाँ पे भी हम ये बात कर रहे थे कि पद्माकर की तुलना कहाँ किससे की जा रही थी? सरास्ता में मतीराम से करी जा रही थी। यानी मतीराम रीतिकाल में कविता करने में बड़े अच्छे हैं, यानी बड़ी अच्छी कविता आपको इनकी दिखाई देगी। विद्वान कहते हैं कि ये श्रृंगार निरूपण के आचार्य हैं, यानी श्रृंगार का बहुत सुंदर वर्णन आपको मतीराम के यहाँ मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्रृंगार की ही बात की है। एक रचना एग्जाम में पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है, फेमस रचना है इनकी ललित ललाम। ठीक है, ये रचना है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। मतीराम की बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, ललित ललाम। इस रचना में आपको अलंकारों का विवेचन करते हुए दिखाई देंगे, यानी अलंकारों की विवेचना इस ग्रंथ में की है ललित ललाम में। किसने? मतीराम ने। ठीक है, तो श्रृंगार निरूपण के आचार्य माने जाते हैं। देखिए, रचनाएं देखते हैं हम इनकी। फूल मंजरी, और क्योंकि 1603 ईस्वी में जन्म हुआ है, तो इनका जो रचना काल है, जो समय है, अगर आपको याद हो तो शाहजहाँ से पहले भारत पे शासन कौन कर रहा था? तो जहांगीर कर रहा था, शाहजहाँ के पिता। तो फूल मंजरी जो रचना है, इन्होंने जहांगीर के आश्रय में रहकर की थी। यानी फूल मंजरी की जो रचना है, ये जहांगीर के आश्रय में थे, जहांगीर के दरबारी कवि थे, तब जो है इन्होंने फूल मंजरी की रचना की थी। फिर है इनकी ललित ललाम, महत्वपूर्ण ग्रंथ, अलंकार से संबंधित है, अलंकारों का विवेचन है। पूछा गया एग्जाम में कि ललित ललाम का विषय क्या है? तो ललित ललाम का विषय आपका अलंकार विवेचन है। भाव सिंह नाम के एक राजा हुए, उनके आश्रय में रहकर ये कविता, ये ग्रंथ उन्होंने
लिखा था ललित ललाम। इतनी महत्वपूर्ण रचना नहीं है ये, लेकिन फिर भी क्योंकि हम इसको पढ़ेंगे। अलंकार पंचीसका। अलंकार पंचीसका ज्ञानचंद्र के आश्रय में रहकर ये रचना की है उन्होंने। इतनी महत्वपूर्ण रचना नहीं है, इसलिए उतने मायने नहीं रखती। अगर क्रम में आ जाए या फिर कई सारी रचनाओं को पूछ लेकिन इनमें से कौन सी रचना नहीं है, तब अगर ये रचना दिखाई दे जाए तो अलग बात है, वरना ललित ललाम पूछा जाएगा आपसे, फूल मंजरी पूछी जा सकती है, और आपसे पूछा जा सकता है रसराज। ये भी जो है इनका बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो अलंकार 25 का हो चाहे रसराज हो, ये दोनों ही ज्ञानचंद्र के आश्रय में रहकर रचना की थी। इसके अलावा है इनकी, क्योंकि बिहारी की तरह सतसई परंपरा में इन्होंने भी रचना की है, मतिराम सतसई। मतिराम ने भी सतसई की रचना की है, तो ये इनकी रचना है मतिराम सतसई, और ये भोगनाथ के आश्रय में रह के करी थी इन्होंने रचना। इसके अलावा व्रत कौमुदी, ये भी रचना अच्छी रचना है, स्वरूप सिंह के आश्रम में रह के की। व्रत कौमुदी, रसराज, ललित ललाम, इन रचनाओं को तो आप नहीं भूलेंगे, जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ या बता रहा हूँ कि ये रचना आप जरूर याद रखें। फिर साहित्य सार भी है ना, लक्षण श्रृंगार की एक रचना है, फिर तो वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपको इन्हीं रचनाओं पे फोकस करना है। फूल मंजरी, ललित ललाम, रसराज और व्रत कौमुदी, ये 4 रचनाएं तो आप जरूर ध्यान में रखेंगे, इन रचनाओं को नहीं भूलेंगे, चाहे कुछ भी हो। मतिराम की ये रचनाएं आपको याद रखनी ही होंगी, और ये याद रखेंगे मतिराम भूषण और चिंतामणि के भाई थे। रीति काल में बहुत ही सरस कविता इन्होंने लिखी है। अधिकतर पद्माकर की तुलना जब की जाती थी तो मतिराम से ही करने की कोशिश की गई थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। फूल मंजरी जो रचना है मतिराम की, ये 1619 की रचना है। ठीक है, क्या है इस रचना में, तो आपको इस रचना में इसके नाम के ही साथ अगर आप जाएंगे तो इसका अर्थ ढूंढ पाएंगे। फूल मंजरी क्या है, इस रचना में जितने भी दोहे हैं, यानी प्रत्येक दोहे में किसी फूल के बारे में, उसके नाम के बारे में बताया गया है। और होता क्या है कि ये इतनी खूबसूरती से मतिराम ने इस रचना को किया है कि जब वो किसी फूल का नाम बता रहे होते हैं दोहे में, तो उसका अगर श्लेष अर्थ निकालेंगे आप तो किसी नायिका का भी नाम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके की रचना इन्होंने की है, यानी श्लेषार्थ में नायिका का भी नाम मिलेगा जबकि वो कह रहे होते हैं किसी फूल के बारे में। तो ये है इनकी फूल मंजरी। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा याद रहेगा। 1619 की ये रचना है। और इसके बारे में तो खैर समय नहीं पता चलता, मतिराम ने ये रचना कब लिखी थी, एक्यूरेट समय नहीं पता चलता, लेकिन लगभग लोग कहते हैं कि 10 साल के भीतर, यानी 1633 ईस्वी से लेकर लगभग 1643 ईस्वी के बीच में कहीं ये रचना उन्होंने की थी, इसके बीच में, क्योंकि स्पष्ट तरीके से इसका समय नहीं पता चलता। रसराज, तो आप जैसा कि हम कह भी चुके हैं, रसराज अधिकतर किसने माना, भोजराज तो रसराज श्रृंगार को ही कहते हैं। तो यहाँ भी आपको रसराज श्रृंगार के ही बारे में बात करी है मतिराम ने, और श्रृंगार के साथ साथ इसमें इस रचना में आपको
नायिका भेद भी मिलेगा, ठीक है, रसराज रचना में। तो नायिका भेद का चित्रण हो जाएगा और श्रृंगार रस की स्थापना करते हुए आपको दिखाई देंगे मदिराम, ठीक है। फूल मंजरी, रसराज और तीसरी रचना याद रखना चाहेंगे तो आप ललित ललाम। ये रचना अब देखिए रसराज में तो आप ये अनुमान लगा लेंगे कि ये रस की बात है, श्रृंगार रस की बात है, नायिका भेद है। फूल मंजरी में आप ये भी अनुमान लगा लेंगे कि इसमें फूलों के नाम, हर एक दोहे में किसी फूल के बारे में, उस किसी फूल के नाम के बारे में बातचीत की गई है और उस फूल का नाम किसी नायिका के ऊपर भी होता है, यानी जब हम उसका फूल का श्लेष अर्थ लेते हैं तो किसी नायिका का भी नाम उससे पता चलता है। लेकिन जो आपका ललित ललाम जो ग्रंथ है मदिराम का 1663 ईस्वी में लिखा है, ये एक्यूरेट नहीं है, लगभग माना जाता है कि हाँ 1663 ईस्वी के आसपास माना है। ये जो ग्रंथ है ये अलंकार विवेचन का ग्रंथ है, अलंकारों का विवेचन आपको इसमें दिखाई देगा। दूसरा, ये जो ललित ललाम रचना है ये कहाँ से प्रभावित है उनकी, एक बार पूछा गया था कि ललित ललाम मतिराम ने किससे प्रभावित होकर लिखी थी, यानी किस संस्कृत ग्रंथ की इस पर छाप दिखाई देती है। तो संस्कृत में एक विद्वान हुए हैं अप्पय दीक्षित, बहुत अच्छा अलंकारों के बारे में विवेचन किया है इन्होंने। तो अप्पय दीक्षित की एक रचना है कुवलयानंद, कुवलय धन आनंद, तो कुवलय धन आनंद हो जाएगी कुवलयानंद, ठीक है। ये जो रचना है इसके आधार पर, ये संस्कृत के विद्वान थे अप्पय दीक्षित, तो उस रचना के आधार पर ये रचना ललित ललाम लिखी गई है। और ललित ललाम में 100 यानी 100 अलंकारों की बात है, 100 अलंकारों की विवेचना की गई है, ठीक है। ये जरूर इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि इसमें 100 अलंकार, लगभग 100 अलंकारों की बात की है मतिराम ने, ठीक है। तो ये तो इनकी कुछ रचना है जो आपको नहीं भूलनी है, फूल मंजरी, रसराज और ललित ललाम। ये 3 रचनाएं आप जरूर याद रखेंगे, किसी भी कीमत पे आपको भूलनी नहीं है मतिराम की। अगर मतिराम से पूछा जाएगा तो लगभग इन 3-4 रचनाओं में से ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। मतिराम के संदर्भ में आलोचकों के कथन क्या है। क्या क्या कहा गया है इनके बारे में विद्वानों के द्वारा। सबसे पहले बात करेंगे हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि रसराज और ललित ललाम में उदाहरणों के बहाने कविता लिखी गई है। यानी ये इतने अच्छे कवि हैं कि जब ये रसराज या ललित ललाम में उदाहरण देते हैं और उदाहरणों के बहाने जो लक्षणों है ना, उदाहरण लक्षणों के बहाने जो कविता लिखी गई वो सिर्फ उदाहरण नहीं है, वो लक्षणों के उदाहरण नहीं है, बल्कि वो कविता है एक प्रकार की। इतनी अच्छी कविता है, कविता लिखी गई है प्रभावों का ऐसा सरस चित्रण अन्यत्र
दुर्लभ, दुर्लभ है कि जो चित्रण भावों का इन्होंने किया है वो कहीं और अगर आप देखेंगे तो बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से कहीं आपको ऐसा चित्रण दिखाई देगा। ब्रज भाषा काव्य में ऐसी अकृत्रिम, अकृत्रिम मतलब जो अननेचुरल, नेचुरल नहीं है, अकृत्रिम सरसता बहुत कम कवि ला सके हैं। यानी ब्रजभाषा काव्य में बहुत ही नेचुरल तरीके से, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से इनकी सरसता आती है, इनकी कविता में इतनी सरस कविता होती है। ठीक है, रीति ग्रंथ लिखने के बहाने मतिराम वस्तुतः सरस काव्य रचना रच देते हैं। तो सरसता की बात है, बहुत ज़्यादा सरस, अच्छा है ना, जो पढ़ने में आपको आनंद दे, वैसी कविता लगातार मतिराम ने करी है। और इसी चीज़ को आप हजारी प्रसाद द्विवेदी के माध्यम से भी देख सकते हैं कि वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब रसराज और ललित ललाम में उदाहरणों के बहाने उन्होंने कविता लिखी है, पर भावों का ऐसा सरस चित्रण अन्यत्र दुर्लभ है, कहीं और आपको नहीं मिलेगा। ब्रजभाषा काव्य में ऐसी अकृत्रिम सरसता बहुत कम कवि ला सके हैं, यानी इतनी नेचुरल कविता की करें ऐसे ब्रजभाषा में बहुत कम कवि हुए हैं। रीति ग्रंथ लिखने के बहाने मतिराम वस्तुतः सरस काव्य रचना रच देते हैं। तो अधिकतर यही है कि ये कविता बिल्कुल सहज रूप में आ जाती है, प्रयास भी नहीं करते तब भी इनकी कविता बन जाती है, इतने सहज कवि हैं। एक जगह लिखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, दोनों भाइयों, और दोनों भाइयों से मतलब क्या निकलेगा, चिंतामणि और भूषण। ठीक है, तो ये तो उनके दो भाई हो जाएंगे। ये खुद अपने आप में है कि दोनों भाइयों की भाषा, भाव, प्रकृति सब में अद्भुत अंतर है। कि आप चाहे तो भाषा देखें, चाहे तो भाव देखें, कुछ भी देखें, इन सब में बहुत अंतर है। आपको तीन, बेशक वो भाई हैं लेकिन कविता बिल्कुल आपको सिमिलर नहीं दिखाई देती। ठीक है, और मतिराम तो बड़े सरस कवि हैं। तो मतिराम भाषा की नाड़ी, नाड़ी कहते हैं नब्ज को, जो आपकी बीट होती है ना, नाड़ी, पहचानते हैं। कि मतिराम भाषा की नाड़ी को पहचानते हैं, यानी इसीलिए उन पे ब्रजभाषा पे अधिकार है उनका। सहज ही ये कविता ऐसी कर देते हैं जो लगता ही नहीं है कि ये कविता है, उनको प्रयास के माध्यम से हासिल की गई है, बल्कि वो सहजता में ही कविता कर देंगे। बस कविता कहते हैं और कविता हो जाती है एक प्रकार से। इस तरीके की सहजता है उनकी कविताओं में। रीतिकाल के
प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतिराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। ये बात कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि अगर पद्माकर को छोड़ दिया जाए तो रीति काल में और कोई ऐसा कवि नहीं है जो इतनी चलती भाषा, इतनी अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहा हो। इतनी खासियत आपको दिखाई देगी मतिराम की भाषा में, उनकी कविता की सरल व्यंजनाओं में। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। और जब वो कहते हैं, अगर आपको वो वाक्य याद हो केशव के बारे में, क्या कहा था शुक्ल ने केशव के बारे में, केशव दास के बारे में, रामचंद्रिका के जो लेखक हैं केशव दास, कि इनको कवि हृदय नहीं मिला था, है ना। यही कहा था ना कि ये इनको कवि हृदय नहीं मिला था, यानी उनके अंदर हृदय नहीं था ऐसा जिससे कि वे कविता कर सकते थे। लेकिन शुक्ल ने मतिराम के लिए क्या कहा है, इनका सच्चा कवि हृदय था, कि इनका जो है हृदय कैसा था, सच्चा कवि हृदय था, यहाँ मिला था कविता के लिए, कविता करने वाला जो हृदय है वो मतिराम को मिला है। किसके अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। केशव को तो कवि हृदय मिला ही नहीं, लेकिन मतिराम को मिला सच्चा हृदय। ठीक है, आगे कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि वो जब आप बिहारी को पढ़ेंगे और बिहारी की नायिका के बारे में जब आप देखेंगे तो बिहारी की नायिका पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रकार का व्यंग करते हैं। क्यों करते हैं व्यंग, क्योंकि उनकी नायिका कैसी है बिहारी की, कि वो इतनी कमज़ोर हो गई है अपने प्रेमी की याद में, उसका प्रेमी उसके पास नहीं है, तो जब वो सांस लेती है तो 6 हाथ आगे चली जाती है सांस लेने में, और जब सांस छोड़ती है तो 6 हाथ पीछे चली जाती है, यानी वो घड़ी का पेंडुलम हो गई है एक प्रकार से। अब ये बड़ा व्यंग किया उन्होंने कि ये बात स्वाभाविक नहीं है, इस तरीके की कविता से बचना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिहारी की नायिका के बारे में इस तरीके से व्यंग करते हैं। मगर यहाँ क्या कहते हैं, मतिराम के बारे में, नायिका के विरह ताप को लेकर बिहारी के समान इन्होंने मजाक नहीं किया है। अगर इनकी नायिका दुखी है, वो विरह में तप रही है, तो बिहारी की तरह उन्होंने अपनी नायिका के साथ मजाक नहीं करा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये उसकी स्वाभाविक और सच्ची अनुभूतियों की व्याख्या कर रहे हैं। अगर नायिका को दुख है, उसके विरह में, अपने प्रेमी के विरह में वो तप रही है, तो स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन है। आगे कहते हैं, इनके भाव व्यंजना व्यापारों
की श्रृंखला सीधी और सरल है। बिहारी के समान चमत्कार नहीं। कि आप इनकी नायिका जब देखेंगे आप मतिराम की, अगर वो विरह ताप से जल रही है तो वहाँ उसके साथ मजाक नहीं किया गया है, बल्कि उसकी स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन किया गया है। इनकी भाव व्यंजना, उसके व्यापारों की जो श्रृंखला है वो बड़ी सीधी और सरल है। व्यापारों की श्रृंखला मतलब वो जो कार्य कर रही है उस स्थिति में किस तरीके से वो व्यवहार कर रही है, वो जो सारी चीज़ें हैं वो बड़ी सीधी और सरल हैं। ऐसा नहीं है कि बिहारी की तरह उनमें कोई चमत्कार भरने की कोशिश की गई हो, बल्कि सहज अनुभूतियाँ जो सहज तरीके से उस दुख को बता सकें, ऐसी कविता उन्होंने की है। तो आप इससे एक बात तो ये याद रखेंगे कि जब भी ऐसी बात आए कि नायिका का विरह में मजाक बना रहे हैं बिहारी की नायिकाओं का, तो आप समझ जाइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और अगर ये पूछ लिया जाए, अगर इस तरीके से कोई कोड आ जाए या इस तरीके से कोई कथन आ जाए कि नायिका तो ये एक प्रकार से मजाक बन रही है ना, ये स्वाभाविक स्थिति नहीं है नायिकाओं की कि कोई सांस लेने में 6 हाथ आगे चली जाए और सांस छोड़े तो 6 हाथ पीछे चली जाए, तो आप समझ जाइए कि बिहारी की नायिकाओं के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दृष्टिकोण है, उनकी जो है आलोचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, इनका एक और कथन देखते हैं मतिराम के संदर्भ में। भाषा के समान मतिराम के ना तो, यानी जैसे उनकी भाषा है, भाषा भी उनकी कैसी है, बिना बनावटी है, स्वाभाविक भाषा है। तो भाषा के समान मतिराम के ना तो भाव कृत्रिम है और ना उसके व्यंजक व्यापार और चेष्टाएं। कि जब वे कविता में जब उनके भाव निकल के आते हैं, ना तो उनके भाव कृत्रिम हैं और ना ही उनके व्यंजक व्यापार या चेष्टाएं ही कृत्रिम हैं, बल्कि वो सब कुछ स्वाभाविक रूप से वर्णन करते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, स्वाभाविक चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लगे कि ये अस्वाभाविक है, बनावटी है, दिखावा है, ऐसी कोई भी चीज़ उनको मतिराम के यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं देख रहे हैं। मतिराम की सी स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीतिकाल का अनुसरण करने वाले में बहुत कम मिलती है। कि अगर आप रीतिकाल की जो कविता लिखने वाले कवियों को देखेंगे तो इनकी सी जो स्निग्धता और प्रसादपूर्ण भाषा का जो
रूप है वो रीतिकाल में, और जो कवि हैं जो रीतिकाल का अनुसरण करते हैं, जो रीतिकालीन कविता करते हैं, वैसा रूप उनको और कहीं नहीं दिखाई देगा जैसा कि आपको मतीराम के यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है। विश्वनाथ त्रिपाठी कहाँ? हिंदी साहित्य का सरल इतिहास लिखने वाले विश्वनाथ त्रिपाठी क्या कह रहे हैं? मतीराम रीतिकाल में भाषा की प्रवाहमयता और भाव की सहजता के प्रतिमान है। कि अगर आपको रीतिकाल में भाषा की प्रवाहमयता मतलब बड़ी धारावाही तरीके से, मतलब कोई चीज़ जो संप्रेषण हो जाए, जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जिस बात को वो कहना चाहे और उस बात में सफल हो जाए, प्रवाहपूर्ण, है ना, तारतम्यता जिसमें ऐसी हो कि आप सुनते जाएं, आपको लगे कि इसमें कोई भी ऐसी अटपटी बात नहीं है, बल्कि भाषा बड़ी ही प्रवाहमय है, जो बड़ी अच्छी तरीके से फ्लो कर रही है, यानी उसका कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छे से हो रहा है। ठीक है। तो उस तरीके की जो स्थिति है कि भाषा की जो प्रभावमयता है और भाव की सहजता जो है, इसके प्रतिमान हैं। सबसे उच्च कोटि का, अगर कोई प्रतिमान का मतलब ही क्या होता है, यानी जिसे आप आइडियल मान लें कि ये एक आइडियल है कि रीतिकालीन मतीराम रीतिकालीन, जो रीतिकाल में भाषा की जो प्रभावमयता है और जो भाव की सहजता है, उसके आइडियल हैं, उसके प्रतिमान हैं। और ये कह रहे हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। और आगे कहते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी वे कौन? मतीराम रीतिकाल में व्याप्त चमत्कारिता से लगभग अछूते रचनाकार हैं। कि इनके यहाँ पर अगर रीतिकाल में जितना भी चमत्कार आपको दिखाई देगा, एकमात्र ऐसे कवि हैं जो इस चमत्कारिता से अछूते हैं। वो चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ते, और चमत्कार का मतलब उक्ति वैचित्र जो बात है, उक्ति वैचित्रता की जो स्थिति है, वो आपको नहीं दिखाई देगी मतीराम के यहाँ पर रीतिकाल में। और ये भी जो कह रहे हैं वो विश्वनाथ त्रिपाठी ही कह रहे हैं इस बात को। तो अब आप इस बात से अनुमान लगा पाएंगे कि मतीराम किस तरीके से बड़े सहज और सरल कवि बनकर हमारे सामने उभरे हैं रीतिकाल में। ठीक है। तो रीतिकाल में हम रीतिबद्ध कवियों को इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि प्रतिनिधि कवियों में लगभग ये कवि आ जाते हैं, और ज़्यादा तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कवि हैं। वैसे तो 100 से भी ऊपर कवि हैं, उन सारे कवियों को तो हम उस दृष्टि से नहीं पढ़ सकते। वो तो सिर्फ जब आप नेट या JRF के लिए जाएंगे तो उसमें से जैसे ग्वाल कवि हैं, जसवंत सिंह हैं, श्रुति मिश्र हैं, तो उनको 2-4 कवियों को और देख लेना। लेकिन उस दृष्टि से जो है TGT PGT की दृष्टि से तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम देखेंगे रीतिकालीन, या फिर आप इसको करें रीति सिद्ध कवि। ठीक है। और रीति सिद्ध कवियों में जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं हमारे एक बिहारी। ठीक है। सेनापति या
जो और कवि हैं उनका जब नाम आएगा तो वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको रीति सिद्ध कवियों में बिहारी को नहीं भूलना है। बिहारी हमारे रीति सिद्ध कविता के प्रतिनिधि कवि हैं, उसको रिप्रेजेंटेट करने वाले कवियों में से आएंगे बिहारी रीति सिद्ध कविता में। और रीति सिद्ध कविता में हम बात कर चुके हैं। रीति सिद्ध कविता क्या है दोबारा से मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन अब बता देता हूँ क्योंकि बहुत बार हम ये बात कर चुके हैं। रीति सिद्ध कवियों को, उन कवियों को हम कहते हैं कि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ उस तरीके से तो नहीं लिखे, मगर कविता जब उनकी देखेंगे तो उसमें लक्षण ग्रंथों की चीज़ें मिल जाएंगी। यानी कविता जो है लक्षण ग्रंथ के उद्देश्य नहीं थे, बल्कि कविता में ही सारे सिद्धांत आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो इनका जो उद्देश्य था लक्षण ग्रंथ या आचार्य बनना नहीं था, सिर्फ कविता करना ही इनका उद्देश्य है, लेकिन रीति की परंपरा को ही ये फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। देखिए बिहारी का जो जन्म है 1595 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और मध्य प्रदेश जो वर्तमान ग्वालियर है, ग्वालियर में एक जगह है गोविंदपुर बसुआ, ये कहाँ है? ग्वालियर में। और ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो गोविंदपुर बसुआ में जो है 1595 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और 1663 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बिहारी की। पूछा गया है बिहारी के पिता का क्या नाम है, आया एग्जाम में। केशव राय। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? केशव राय इनके पिता का नाम था। बिहारी जो हैं आपको निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित मिलेंगे, यानी उससे जो है इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, यानी निम्बार्क संप्रदाय में ये दीक्षित हो जाते हैं। कौन थे इनके गुरु बिहारी के जिन्होंने इनको निम्बार्क संप्रदाय की दीक्षा दी? नरहरिदास। ठीक है, तो बिहारी के गुरु जो हैं वो नरहरिदास थे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बिहारी जो हैं रसवादी कवि हैं, यानी ये अलंकारवादी कवि नहीं है बल्कि रसवादी कवि हैं। ये कौन कह रहे थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको रसवादी कवि माना है। ठीक है, वो अलग बात है। इस बात से डॉक्टर नगेंद्र तो सहमत नहीं होते। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिहारी जो हैं वो रसवादी नहीं बल्कि ध्वनिवादी हैं, ध्वनिवादी कवि हैं वो। उनके यहाँ पर ध्वनि का बहुत ज़्यादा महत्व है। और बाद में जब इन पे बहुत गहन अध्ययन किया गया तो लोगों ने पाया कि हाँ बिहारी जो हैं वो रसवादी नहीं हैं बल्कि ध्वनिवादी हैं। तो यानी सर्वमान्य मत तो यही है कि बिहारी ध्वनिवादी हैं। ठीक है, हाँ, अगर ये पूछ ले स्पेशली कि शुक्ल ने बिहारी को अलंकारवादी कहा है, रसवादी कहा है, ध्वनिवादी कहा है या रीतिवादी कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनको रसवादी मानते हैं। रीति तो खैर नहीं पूछेगा, वहाँ पे वक्रूति मिल जाएगा, औचित्य मिल जाएगा, कोई और सिद्धांत पूछ लिया जाएगा चार में से। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको रसवादी माना और डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी, और सभी विद्वानों ने स्वीकार किया कि जो बिहारी हैं वो ध्वनिवादी ही कवि हैं, बल्कि वो अलंकारवादी या रसवादी नहीं हैं। अब सवाल उठता है कि बिहारी जो हैं किन के आश्रय में रहे, यानी उनके आश्रयदाता कौन थे, किन राजाओं ने उनको अपने यहाँ पे शरण दी। तो सबसे पहले तो ये शाहजहाँ के यहाँ रहे, वही शाहजहाँ जिन्होंने ताजमहल बनवाया। फिर बाद में 1645 ईस्वी में राजा जयसिंह के यहाँ चले जाते हैं। जयसिंह के दरबार में चले गए। और जयसिंह कहाँ के रहते? तो आप जानते हैं ये अजमेर के थे, अजमेर के शासक। अजमेर के शासक जयसिंह के यहाँ पर चले गए बाद में 1646
45 ईस्वी में पहले बेशक जो हैं बिहारी शाहजहाँ के दरबार में रह रहे थे, उनके आश्रय में कविता कर रहे थे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए बिहारी, बहुत डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे इनको, जल्दी नहीं ख़त्म करेंगे, विस्तार से बात करेंगे बिहारी पे। बिहारी सबसे अक्सर लगी रहती है एग्ज़ामों में। ठीक है, कुछ तथ्य देख लेते हैं उनके बारे में, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए, पहले सबसे पहली बात तो यही पूछी जाएगी एग्ज़ाम में कि बताइए रीति सिद्ध कविता का प्रतिनिधि कवि कौन है। रीति सिद्ध कविता का प्रतिनिधि कवि तो बिहारी ही है। ठीक है, रीति सिद्ध कविता का याद रखिएगा इसको, रीति सिद्ध कविता के यानी रीति काल में बिहारी रीति सिद्ध परंपरा के प्रतिनिधि कवियों में आते हैं। ठीक है, रीतिबद्ध नहीं, रीति सिद्ध, इसको ध्यान में रखिएगा इस बात को। दूसरा ये भी कि बिहारी की जो कविता है वो रसवादी रसवादी होने के नज़दीक नहीं है, बल्कि ध्वनि संप्रदाय के अधिक नज़दीक है, रस संप्रदाय के नज़दीक उतनी नहीं है। ध्वनि संप्रदाय के निकट है इनकी कविता। ठीक है, ध्वनि इनके यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आती है। दूसरा, अगर ये पूछ लिया जाए कि बिहारी के यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार है, तो देखिए अन्योक्ति अलंकार इनके यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर आपसे ये भी, अगर हम ये भी कह दें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि बिहारी अन्योक्ति अलंकार में और या फिर कहें व्यंजना शब्द शक्ति में, शब्द शक्ति में व्यंजना और अलंकारों में अन्योक्ति, तो अन्योक्ति अलंकार और व्यंजना शब्द शक्ति में हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना जा सकता है बिहारी को। तो व्यंजना शब्द शक्ति और अन्योक्ति अलंकार, आपको जब भी व्याख्या करनी हो बिहारी के बारे में सब्जेक्टिव तौर पे, तब आप इन बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि अन्योक्ति अलंकार और व्यंजना शब्द शक्ति की दृष्टि से ये हिंदी के लगभग सबसे बड़े कवियों में आते हैं, अग्रणीय कवियों में आते हैं। दूसरी बात, बिहारी को सफलता किस में मिली है? संयोग श्रृंगार में। बिहारी को जो सफलता मिली है संयोग श्रृंगार में तो बहुत मिली है, उत्कृष्ट वर्णन किया है उन्होंने, लेकिन वियोग श्रृंगार जो है, यानी संयोग श्रृंगार तो उनका उत्कृष्ट है, बहुत ऊंची श्रेणी का है, लेकिन वियोग श्रृंगार में आपको उतना सफलता नहीं मिलती, बल्कि आपका ये बनावटी लगता है। ठीक है, तो वियोग श्रृंगार इनका बनावटी है और संयोग श्रृंगार का जो वर्ण है वो तो उत्कृष्ट श्रेणी का है, बड़ी उच्च श्रेणी का किया है। दूसरी बात, आप बिहारी को ये कह सकते हैं कि जो बिहारी हैं ये शहरी संस्कृति के कवि हैं। बिहारी शहरी संस्कृति के अधिक नज़दीक कह सकते हैं या उसके आसपास दिखाई देते हैं। जब भी ग्रामीण संस्कृति आती है ग्रामीण संस्कृति को ये हे दृष्टि से यानी गिरी हुई दृष्टि से देखने की देखते हैं। ठीक है, तो हे दृष्टि से देखा है इन्होंने, ग्रामीण संस्कृति को, शहरी संस्कृति को इन्होंने बहुत महत्व दिया है। शहरी संस्कृति यानी दरबारी संस्कृति, खासकर जो उस समय की दरबारी संस्कृति है, शहर में ही है एक प्रकार से दरबार देखा जाए तो उस दरबारी संस्कृति को ज़्यादा अच्छा या अच्छी दृष्टि से देखते हैं। ग्रामीण संस्कृति जब भी आती है तो बिहारी के यहाँ वो हे दृष्टि से आती है, बहुत अच्छी दृष्टि से आपको
नहीं दिखाई देगी। कहा जाता है कि राजा जयसिंह ने इनकी कविता से प्रभावित होकर काली पहाड़ी नामक एक जगह थी, ये जो गांव था, इसकी पूरी जागीर बिहारी को दे दी थी, काली पहाड़ी नामक जगह की ये सारी जागीर। और एक एक असर उनको, एक एक दोहा लिखने पे एक एक असरफी मिलती थी, मतलब इतना इनकी कविता सराही जाती थी, है ना। तो जब भी ये कोई दोहा लिखते थे तो राजा जयसिंह उनको सोने की मोहर देते थे बदले में। असरफी कैसी होती थी? सोने की मोहरें होती थी। ये इतने महत्वपूर्ण थे राजा जयसिंह, मिर्जा जयसिंह के लिए, जो अजमेर के शासक थे। ठीक। दूसरा, जब भी आपको ये पूछ लिया जाए एक प्रकार से कि इनका जो संयोग वर्ण है, यानी जो संयोग श्रृंगार है, ये किसको आधार बनाता है, तो यहाँ राधा जी राधा को आलंबन रूप में ग्रहण करता है। इनकी जो नायिका है वो संयोग श्रृंगार में अधिकतर राधा ही दिखाई देती हैं, और वो कृष्ण से मिलने के लिए जो है व्याकुल रहती हैं कृष्ण के। तो राधा है इनकी संयोग श्रृंगार में जो नायिका हैं आलंबन के रूप में। ठीक है, राधा नागरी हुई, तो राधा नागरी ही हैं इनके यहाँ पर, नगर की राधा हैं। ये भी कहा जाता है कि बिहारी की जो राधा है ये बड़ी बाचाल है, बहुत बोलने वाली हैं, ये उतनी चुप नहीं रहती, जब भी बात आती है तो ये अपनी बात को कह देती हैं। तो बिहारी की जो राधा हैं वो कैसी हैं? बाचाल हैं, खूब बोलती हैं। इनकी कविता में राधा खूब बोलती हुई दिखाई देंगी। और प्रेम का जो दृष्टिकोण है इनके यहाँ पर, वो यथार्थवादी है, यथार्थवादी प्रेम करते हैं। उतना जो कल्पनाओं का प्रेम आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कि ध्वनि संप्रदाय के अधिक निकट है इनकी कविता। अन्योक्ति, अलंकार और व्यंजना शब्द शक्ति के अगर हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना जाए तो कहा जा सकता है। संयोग श्रृंगार बड़ा उत्कृष्ट किया है, और वियोग श्रृंगार जो है बनावटी है। और बिहारी की जो संस्कृति है वो शहरी संस्कृति का अधिक नज़दीक दिखाई देती है कविता। ग्रामीण संस्कृति को वो हे दृष्टि से देखते हैं। राजा मिर्जा जयसिंह ने उनको काली पहाड़ नामक जो गांव थी उसकी जागीर पूरी दे दी थी। संयोग श्रृंगार में जो है राधा उनके आलंबन रूप में आती हैं, और बिहारी की जो राधा बड़ी बाचाल मानी जाती हैं। और प्रेम का जो दृष्टिकोण है उनका यथार्थवादी है, कल्पनाओं से भरा हुआ या भावुकता का प्रेम उतना आपको नहीं दिखाई देगा बिहारी के यहाँ पर। ठीक है, जब आप तुलनात्मक आलोचना पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में आरंभिक दौर में, तब आपको ये नाम मिलेगा लाला भगवान दीन। ठीक है, तुलनात्मक आलोचना में, आलोचना विधा की जब इतिहास पढ़ेंगे तो आरंभ में ही तुलनात्मक आलोचना मिलती है, वहाँ पर ही आपको ये नाम मिलेगा भगवान दीन। तो लाला भगवान दीन ने सूर, तुलसी और केशव के बाद, यानी सूर, तुलसी और केशव दास के बाद हिंदी का चौथा रत्न माना है इनको। तो 3 रत्न तो पहले हो गए, और चौथा रत्न जो है वो बिहारी को मानते हैं लाला भगवान दीन। कहते हैं कि हिंदी में 4 रत्न हैं, पहला सूर, फिर तुलसी, फिर केशव, और उसके बाद चौथा रत्न लाला भगवान दीन ने बिहारी को स्वीकार किया है, बहुत महत्व देते हैं। और जाहिर सी बात है बिहारी ने एक ही रचना करी, बिहारी सतसई, और उसी रचना से वो अजर और अमर हो गए बिहारी सतसई से। और बिहारी सतसई में सबसे पहले उन्होंने वंदना किसकी की है? राधा की। मंगलाचरण में आपको राधा दिखाई देंगी, राधा की स्तुति करते हुए आपको
दिखाई देंगे बिहारी। रचना एक ही है, बिहारी सतसई, बस एक ही रचना लिखी है इन्होंने, ठीक है। अब बिहारी सतसई का मोस्ट क्या है, सबसे ज़्यादा मुख्य चीज़ जो बार बार कन्फ्यूजन पैदा करती है, अक्सर हम एग्ज़ाम में गलत करके आते हैं, तो ये है कि बिहारी सतसई में कुल 719 छंद हैं। कितने? 719 छंद। ध्यान रखिएगा, अगर वो पूछे कि बिहारी सतसई में छंद कितने हैं, मीटर्स कितने हैं, छंद कितने हैं, तो 719। अगर वो ऐसे पूछे कि बिहारी सतसई में दोहे कितने हैं, ठीक है, जब वो दोहे पूछे तो तब आपको कहना है 713, ठीक है। बाकी जो बचे दोहे हैं, क्योंकि 713 तो दोहे होगा, और जो बाकी बचे छंद हैं, जो 6 छंद बचेंगे उस 719 में से, तो 6 जो हैं वो सोरठा हैं, सोरठा छंद हैं 6। तो देखिए बिहारी सतसई में कितने छंद हैं, तो बिहारी सतसई में हैं 719 छंद। याद करिए इस बात को, एग्जाम में जरूर पूछ ले आता घूम फिर के कि बताइए बिहारी सतसई में कितने छंद हैं। अब लोग कर देते 713, अब कन्फ्यूजन हो जाती कि 713 थे कि 719। तो ध्यान देना है आपको इस बात पे कि छंद पूछेगा तो 719 हैं, और दोहे पूछेगा तो 713 हैं, और 6 सोरठाएँ, टोटल मिलाकर 719 छंद बन जाते हैं बिहारी सतसई में, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी काल में बहुत महत्वपूर्ण अंतिम ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। मध्य प्रदेश के ये मुख्यमंत्री भी रहे थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। द्विवेदी कालीन कविता में ये अंतिम ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। इन्होंने जो है बिहारी पर एक टीका लिखी थी, और उसका नाम है बिहारी रत्नाकर। जो हमारे अक्सर हम जिस पुस्तक को पढ़ते हैं वो ये रचना है बिहारी रत्नाकर। तो ये जगन्नाथ दास द्वारा लिखी गई टीका है बिहारी सतसई पर, और इन्होंने जो टीका लिखी है उसमें सिर्फ दोहों पर लिखी है, इसलिए उसमें 713 दोहे दिखाई देते हैं आपको। तो जब हम बिहारी रत्नाकर देख लेते हैं तो हमें लगता है कि बिहारी सतसई में सिर्फ 713 छंद हैं, जबकि वो उन्होंने किस पे की है टीका, सिर्फ दोहों पे की है। तो दोहे उसमें 713 हैं, लेकिन जब छंद की बात होगी तो छंद पूरे उसमें 719 हो जाएंगे। 6 सोरठा छंद भी आपको दिखाई देंगे इस रचना में, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। पूछा गया एक बार, बिहारी सतसई बिहारी दास ने क्यों लिखी, इसका निर्माण क्यों किया था, इसकी रचना क्यों की थी। तो बिहारी सतसई की रचना राजा मिर्जा जयसिंह जो थे उनके पुत्र थे राम सिंह। किसके पुत्र थे ये, राजा जयसिंह के। मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र थे राम सिंह। राम सिंह को पढ़ाने के लिए, इनको शिक्षा देने के लिए जो है बिहारी ने लिखी थी बिहारी सतसई, ठीक है। और कहा जाता है कि इसे लिखना उन्होंने 1633 ईस्वी में शुरू किया था और 1662 ईस्वी में इसे पूरा किया। तो इतने लंबे समय में ये रचना धीरे धीरे करके हमारे सामने आती है, 1633 से शुरू होकर 1662 ईस्वी में। देखिए बिहारी सतसई, इस पर 3 ग्रंथों का बहुत प्रभाव है। तीन ग्रंथ ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं बिहारी सतसई को। सबसे पहली रचना है अमरूक शतक। किसकी रचना है, अमरूक की ही रचना है, संस्कृत में रचना है अमरूक शतक। अमरूक कवि हुए किसके, संस्कृत के, ठीक है। तो वहाँ से ये रचना, इससे बहुत कुछ उन्होंने हासिल किया है। अमरूक शतक से संस्कृत भाषा की रचना है।
दूसरी है गाथा सप्तशती। ठीक है, ये रचना हाल की है ना, हाल कवि की गाथा सप्तशती। इसको शालिवाहन भी कहा जाता है हाल को। और ये जो है ये संस्कृत की रचना नहीं है गाथा सप्तशती, ये है आपकी पाली की, सॉरी प्राकृत की होगी, है ना। तो प्राकृत की है गाथा सप्तशती, हाल की रचना है, या जिसको शालिवाहन भी कहा जाता है, ये गाथा सप्तशती। तो पहली होगी अमरूक शतक, दूसरी होगी गाथा सप्तशती, और तीसरी है आर्या सप्तशती। ये किसकी है? ये संस्कृत की रचना है, गोवर्धनाचार्य, ये संस्कृत की है। ये तीन ऐसी रचनाएं हैं, अमरूक शतक, गाथा सप्तशती और आर्या सप्तशती, जो प्रभावित रचना रही। इन तीनों से उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ आधार रखा है, और सबसे ज़्यादा प्रभावित रचना है गाथा सप्तशती से। साली की जो रचना है, शालिवाहन या हाल की जो रचना है, बिहारी सत से इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, इसका ही सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको दिखाई देगा। देखो बिहारी सतसई में 600 छंद जो हैं आपको किसके मिलेंगे? सबसे ज़्यादा श्रृंगार के। ठीक है, अब बचे कितने? 119 बच जाते हैं। अब जो 119 छंद बचे हैं टोटल 600 को निकाल के, 6 तो श्रृंगार की बात है सिर्फ उसमें, चाहे तो उसमें रस श्रृंगार हो यानी संयोग मिलेगा, या वियोग हो मगर होगा श्रृंगार। और जो बाकी 119 छंद बच जाते हैं इसमें, उसमें आपको मिलेगी भक्ति, नीति। ठीक है, तो भक्ति और नीति से संबंधित जो भी कुछ छंद हैं वो बाकी बचे 119 में हैं। 600 छंद तो पूरे श्रृंगार से संबंधित इस रचना में दिखाई देंगे। बिहारी सतसई की भाषा क्या है? तो बिहारी सतसई ब्रज भाषा में लिखी गई है, और ब्रज भाषा भी कैसी? बिल्कुल साहित्यिक ब्रज भाषा है, इतनी अच्छी भाषा है। ठीक है, दूसरा यह पूछा जा सकता है आपसे कि हिंदी का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुक्तक कवि कौन है? तो देखिए, सबसे सर्वश्रेष्ठ मुक्तक कवि बिहारी हैं। सबसे मुक्तक रचनाओं में सबसे श्रेष्ठ रचना बिहारी सतसई है। मुक्तक रचना की ये सबसे श्रेष्ठ रचनाओं में से मानी जाती है। ठीक है, कल हम बात करेंगे बिहारी सतसई पर लिखी गई जितनी भी टीका हैं, टीकाओं के बारे में, और आगे उन रचनाओं में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि बिहारी के बारे में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। ठीक है।